नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल में। दोस्तों इस मॉड्यूल को हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की ये जो टीएमएच की बुक है उससे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर एज फार एज इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, गोल की बात करें कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, तो जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक तो इस बुक में जो कवरेज किया गया है वो काफी लूसिड वे में किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। थर्ड थिंग इज ये जो पूरी लेक्चर आज का लेक्चर है या फिर जो पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी, इट विल हेल्प यू in quick revision. And fourth is to make your preparation holistic and complete. Fine. ये जो पूरा लेक्चर सीरीज रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल का, या फिर इस लेक्चर की बात करें तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल योर एग्जाम्स। फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एंड सेकेंड ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू हेल्प इन ईच स्टेज, फिर चाहे वो प्रीलिम्स वाली स्टेज हो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली स्टेज हो या फिर मेंस वाली स्टेज हो। इसमें जो मैंने कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इज दैट क्लियर? और कंप्लीट रहेगा तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता। दोस्तों लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको अपलोड किया गया है www.streetzero.in पे। तो इसके सारे लेक्चर्स या मॉड्यूल को या फिर कोई अगर आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन लेक्चर से रिलेटेड जो क्विजेस हैं वो भी मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है। उसके अलावा बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं तो आप जाके देख सकते हैं www.streetzero.in पे। अगर कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0844702277। इज दैट क्लियर? एंड इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बेनिफिट आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं T/alok/137। तो नाउ हैविंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। और दोस्तों आज की जो ये लेक्चर है इसका मेन टॉपिक क्या रहेगा तो वो ये रहा। नमस्कार दोस्तों जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि आज का ये जो लेक्चर रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज को डिस्कस करें उससे पहले जो हमने पिछले लेक्चरों में बात की है, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी प्री हिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस किए थे सारी स्टोन एजेस, जैसे पैलियोलिथिक एज के बारे में हमने बात की, मेसोलिथिक एज के बारे में बात किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी दोस्तों नियोलिथिक एज के बारे में, एंड देन आफ्टर दैट चालकोलिथिक एज के बारे में। इसको हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने बात की हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सभ्यता के बारे में। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोगों ने देखे थे कि कैसे इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस तरीके से अर्ली, फिर उसके बाद मिडिल हड़प्पन या फिर मैच्योर हड़प्पन फेस में डिवाइड करते हैं और किस तरीके से इसको लेटर हड़प्पन फेस में डिवाइड करते हैं। ये जो प्री हिस्ट्री था ये हमारा प्री हिस्ट्री का ही पार्ट था, जितनी भी स्टोन एजेस थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब जब राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ रिटन सोर्सेस मिलते हैं जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी वहां से या फिर ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके बारे में जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी उनसे उनकी राइटिंगों से हमें पता चलता है। एज फार एज वैदिक एज की बात करें तो वैदिक एज इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन जब समाप्त होता है, जो कि 1300 BC तक आते आते पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और कहीं कहीं पे आप इसको देखते हो 1500 है, कहीं पे कुछ डेट है। तो ये थोड़ा सा डेट में वेरिएशन है, मतलब टाइमलाइन में वेरिएशन है, पर इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर में इन डेट्स के ऊपर एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। जो वैदिक एज है वो भी एक प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है और ये शुरू होती है 1500 BC से। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले स्टोन एज समाप्त होती है, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू होती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन और चालकोलिथिक कल्चर जो था या सिविलाइजेशन जो थी वो पैरेलली चल रही थी। मतलब चालकोलिथिक एक एज का नाम है, आप ऐसे समझ लो, जियोलॉजिकल टाइम जोन में चालकोलिथिक एज का नाम है। और उस एज में हड़प्पन सिविलाइजेशन आई जो कि ब्रॉन्ज कल्चर से रिलेटेड थी। ठीक है, मतलब जब ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं।
अब आते हैं वैदिक एज पे। जैसे ही हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन समाप्त हुई तो वैदिक एज शुरू हो गई। अब अगर हम वैदिक एज के टाइम पीरियड की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ये 1500 से लेके 500 बीसी तक चली है। इसके दो पार्ट हैं, एक सिविलाइजेशन कहलाती है अर्ली वैदिक एज और दूसरा कहलाता है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज की जो टाइमलाइन है वो है 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और जो लेटर वैदिक है वो है आपकी 1000 से लेके 500 बीसी। अगेन टाइम में वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली एक्सेप्टेड कंसेंसस इसी टाइमलाइन पे है। और फिर इसके बाद आपका महाजनपदास एंड ऑल शुरू होगा। तो शुरू करें आज का लेक्चर। बात करते हैं वैदिक एज में। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ये बोला जाता है कि जैसे ही हड़प्पन कल्चर समाप्त होता है, एक ग्रेट सिविलाइजेशन समाप्त होती है, शुरुआत होती है वैदिक कल्चर की, जिसको हम लोग वैदिक एज के नाम से भी जानते हैं। और इसलिए इसको ऐसा जानते हैं क्योंकि जो मेजर वेदास हैं, जैसे ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, समावेद, तो ये सारे जो वेद हैं वो इसी टाइम पीरियड में डेवलप हुए थे, और इस टाइम पीरियड को इसीलिए बोला जाता है वैदिक एजेस। क्यों? क्योंकि वैदिक टेक्स्ट जो हैं उनके सोर्सेस, उनके माध्यम से हमें इस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। अब बात करें आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस हैं, बाद में जो हमें एविडेंसेस मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले, उनसे जो इन वैदिक टेक्स्ट में जो बोला, देखो एक और बात बता दूं, जितने भी ये वेदास थे पहले इनको ओरली बोल के जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता था। जैसे पहले आपके परदादा के परदादा को ये पता होगा, फिर उन्होंने परदादा को बताया, फिर उन्होंने दादाजी को बताया, फिर दादा ने पापा को बताया, पापा ने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया। तो इस तरीके से ये ओरल ट्रेडिशन था, मतलब जनरेशन में ये ऐसे पास हुआ करता था ओरली। ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि जो ये वैदिक टेक्स्ट का कंपोजिशन किया होगा वो इंडो आर्यंस ने किया था। अब ये इंडो आर्यंस थे कौन? इंडो आर्यंस ऐसा बोला जाता है, ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है। लिंग्विस्टिक टर्म मतलब कि बस बोलचाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इंडो आर्यंस उनको बोला जाता है कि जो लोग यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में, जो इंडो ईरानियन ब्रांच है, पहली बात समझिए, जो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है उसकी एक ब्रांच है इंडो ईरानियन ब्रांच, तो उसमें एक सब ग्रुप है। उस सब ग्रुप के जो लोग बाग थे वो उस लैंग्वेज को बोलते थे, और इसीलिए उनको इंडो आर्यंस का नाम दिया गया। तो इंडो आर्यंस ये हो गए आपकी। ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है वैदिक टेक्स्ट को कंपोज किसने किया होगा? इंडो आर्यंस ने। लेकिन अभी तक इस बात पे सहमति नहीं हो पाई है कि इंडो आर्यंस हैं कौन, वो अभी आने वाले पार्ट में बात करेंगे। जो ऋग्वेदा था, ऋग्वेदा में जो शब्द डिस्क्राइब किया गया है आर्या, उन्होंने आर्या को किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि भैया ये कल्चरल या एथनिक टर्म है, मतलब एक जगह पे रहने वाले जो लोग होते हैं उसको हम लोग एथनिसिटी से जानते हैं, कल्चर के नाम से जानते हैं। तो ये कल्चरल टर्म है जिसका अगर हम लोग मतलब ड्राइव करें तो AR यानी अर का मतलब होता है टू कल्टीवेट, जिसका मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखें तो या तो किन्समैन या कंपेनियन से इसका मतलब होता है अर का मतलब। अगर संस्कृत में देखें तो इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग जो फेवरेबल थे, फेवरेबली डिस्पोज्ड न्यू कमर्स। बाद में इसी चीज का ये मतलब निकालने लगे कि ऐसे कुछ लोग जो गुड फैमिली या नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो वो होते हैं आपके आर्यंस। आर्यंस आपने काफी सुना होगा ये पिक्चर्स में, मूवीज में ये नाम। तो भैया आर्यंस कौन है? आर्यंस का मतलब होता है या तो जो कल्टीवेट करते हैं, उसका जो इटाइमोलॉजिकल मीनिंग है, या फिर अगर उसका लिटरल मीनिंग देखें तो किन्समैन, मतलब जो एक साथ रहने वाले, एक समूह के लोग, कंपेनियन, एक ग्रुप के लोग। संस्कृत में मतलब है फेवरेबली डिस्पोज्ड न्यू कमर्स, और बाद में उसी मतलब का ये मतलब निकाला गया, इसी शब्द का वो मतलब निकाला गया कि ऐसे लोग जो अच्छी फैमिलियों से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज तक ये आर्यंस का घर क्या है, ओरिजिनल ये कहां से बिलोंग करते थे, ये आज तक इसके ऊपर कोई सहमति नहीं बन पाई है, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं। ठीक है। तो कुछ थ्योरी इस तरीके से, एक है यूरोपियन थ्योरी। यूरोपियन थ्योरी का ये मानना है कि ये जो आर्यंस हुआ करते थे, जो ये जिन लोगों को हम आर्यंस बोलते हैं, ये भैया यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है वहां से आए हुए लोग थे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें इनकी जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वेदास में, तो अगर हम उसकी एनालिसिस करते हैं तो उन शब्दों में कुछ सिमिलैरिटी है। जैसे कि संस्कृत वर्ड जो है मैत्री और पितरी, ये लैटिन वर्ड से सिमिलर हैं। सिमिलरली इनर जो है वो तर्किक लैंग्वेज में इनर बोलते हैं, और वो सिमिलर है हमारे वेदास में जो इंद्र शब्द है। सिमिलरली अगर जो मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शंस होते हैं उसमें सूर्यास और मरुताश जो शब्द है वो हमारे वैदिक
टेक्स्ट में जो सूर्या या मारुत शब्द है उससे मिलता जुलता है। तो यूरोपियन थ्योरी क्या है? यूरोपियन थ्योरी ड्राइव की गई है लैंग्वेज के बेसिस पे। उन्होंने बोला कि भैया लैंग्वेज की सिमिलैरिटी है वेदास में जो शब्द हैं और जो हमारे लैटिन लैंग्वेज हो गई या फिर जो और भी लैंग्वेजेस हैं उनमें जो शब्द हैं उनमें सिमिलैरिटी है, तो इसीलिए ऐसा बोलने लगे कि ये जो आर्यंस है वो यूरोप से आए होंगे। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले अगर हिस्टोरियंस की बात करें तो जैसे सबसे बड़ा नाम है सर विलियम जोन्स का, सर विलियम जोन्स। उसके अलावा भी काफी लोग हैं, नाम याद रखना जरूरी नहीं। और उसी यूरोपियन थ्योरी के हिसाब से ऐसा बोला जाता है, जो आगे लिखा हुआ है, कि जो इंडो आर्यंस थे वो इंडिया आए कहां से? यूरेशिया से। यूरेशिया से आए और ये सेमी नोमैडिक पीपल हुआ करते थे। उसके बाद ये आते हैं भैया प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड स्पेशली द एरिया नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी, तो ये वहां से आए हुए हैं। अब अगर हम दूसरी थ्योरी की बात करें, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी की अगर बात माने तो ऐसा बोला जाता है ये जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया के लोग बाग हुआ करते थे और ये माइग्रेट करके फिर इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि जैसे सेंट्रल एशिया की कंट्रीज आज के टाइम पे कौन कौन सी है, जैसे ईरान, इराक वगैरह है, तो जो ईरानियन टेक्स्ट है, ईरानियन टेक्स्ट जिसका नाम है एवेस्ता, और जो वेदास हैं उनमें बहुत ही ज्यादा लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी या रिलेशनशिप देखने को मिलता है। उसके जो शब्द हैं और जो हमारे वैदिक टेक्स्ट में जो शब्द हैं उनमें काफी सिमिलैरिटी है। अगर एक शब्द, एक लेटर एच को हम एस से रिप्लेस कर दें, जैसे कि ईरानियन टेक्स्ट जो अवेस्ता है उसमें लिखा हुआ है हेप्ट हिंदू, और अगर हम वही हमारे में क्या है सप्त सिंधु। सिमिलरली अहोरा वहां पे लिखा हुआ है जो कि हमारे यहां पे असुर होता है, तो यानी एक एच और एक एस का डिफरेंस है। इसको सपोर्ट करने वाले सबसे बड़ा जो नाम है दैट है मैक्स म्यूलर का। ये है सेंट्रल एशियन थ्योरी, जिसका ये मानना है कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया के लोग थे और माइग्रेट होकर इंडिया में आए या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए तो उनको इंडो आर्यंस बोलने लगे। तीसरी थ्योरी ये बोलती है आर्टिक रीजन थ्योरी। ये आर्टिक रीजन थ्योरी ये बोलती है कि भैया जो ये इंडो आर्यंस हुआ करते होंगे ये नदर्न आर्टिक रीजन से आए होंगे, जो पोल्स के पास आर्टिक रीजन है ना वहां से आए होंगे। ऐसा बोलने के पीछे कारण ये है क्योंकि वेदास में 6 महीने लंबे दिन और 6 महीने लंबी रातों का जिक्र है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है आर्कटिक रीजन में। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाला जो सबसे बड़ा नाम है वो है बाल गंगाधर तिलक का। जो अगली चौथी थ्योरी है दैट इज तिब्बतन थ्योरी। तिब्बतन थ्योरी का कहना यह है कि जो ये आर्यंस हुआ करते होंगे ये तिब्बत के ओरिजिनल लोग थे, क्योंकि ऐसा उनके पास खुद के कुछ एविडेंसेस रहे होंगे। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले जो सबसे बड़ा नाम है दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। अब बात करते हैं इंडियन थ्योरी की। इंडियन थ्योरी का मानना यह है कि जो ये इंडो आर्यंस हैं या जो आर्यंस हैं ऑल टुगेदर जो आर्यंस हैं वो भैया हमारे सब कॉन्टिनेंट के ओरिजिनल इंडिजिनस लोग हुआ करते थे। इंडिजिनस मतलब ओरिजिनली बिलोंग यहीं से करते थे। और इसके पीछे इसको सपोर्ट करने के लिए उनके पास डेफिनेट लिटरेरी एविडेंसेस हैं इन दी वेदास, जैसे कि आर्यंस जो हैं वो सप्त सिंधु को अपना ओरिजिनल होम मानते थे। संस्कृत, अगर हम बात करें संस्कृत, मोर देन एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेज कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल इंडो यूरोपियन वोकेबल्स। मतलब बहुत सारे ऐसे जो बोलचाल वाले शब्द हैं, तो जितने यूरोपियन लैंग्वेज में शब्द हैं उससे कहीं ज्यादा शब्द हमारी संस्कृत लैंग्वेज में है। तो जैसा कि यूरोपियन थ्योरी में यह बोला कि जो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस हैं उसके शब्द संस्कृत के शब्द या वेदास के शब्दों से मिलते हैं। उन्होंने ये बोला कि जो हमारे यूरोप में शब्द चलते हैं वो शब्द हमारे वेदास से मिलते हैं। लेकिन भैया अगर हम देखें तो संस्कृत में जो बोलने वाले शब्द हैं वो कहीं ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो इसका मतलब जो आर्यंस रहे होंगे वो हमारे यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं। उसके अलावा इट हैड अ ग्रेटर कॉन्टेक्ट विद द पेरेंट लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस देन एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेज। मतलब जो संस्कृत है, संस्कृत का ज्यादा सिमिलैरिटी है विद द वैदिक टेक्स्ट रादर देन एनी यूरोपियन लैंग्वेज। उसके अलावा जो वैदिक आर्यंस हुआ करते थे इनके जो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स होते हैं वो इंडियन ओरिजिन के मालूम पड़ते हैं। उसके अलावा जो ज्योग्राफिकल डेटा है जो ऋग्वेदा में देखने को मिलता है वो हमारे जो पंजाब की ज्योग्राफी है या पंजाब के आसपास की जो ज्योग्राफी है उसका वर्णन कर रहे हैं। मतलब जो ऋग्वेदा, देखो ऋग्वेदा को किसने बनाया? इंडो आर्यन ने। और अगर इंडो आर्यन वहां पे अगर किसी ज्योग्राफी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो तो अपने घर की ही ज्योग्राफी को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। तो इससे हम लोग इस बात से भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया वो ओरिजिनली इंडिजिनसली यहीं से बिलोंग करते होंगे। उसके अलावा जो नदियों के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी हिम्स लिखी हैं, हिम्स का मतलब एक तरीके से कह लो वर्णन किया है या फिर उनकी प्रेयर्स लिखी हैं ऋग्वेदा में, तो उसमें भी
इसी रीजन की जो नदियां हैं उनका वर्णन किया है। अगर मान लो वो कहीं और से आए होते तो वो वहां की नदियों का वर्णन करते। तो ये हो गई भाई बात। तो इसको अगर हम बात करें कि भाई सपोर्ट करने वाले जो नामों में अगर देखें तो भैया सबसे पहले तो आता है संपूर्ण आनंद जी का नाम, एसी दास जी का नाम, उसके बाद गंगानाथ झा का नाम। तो ये ऐसे काफी सारे नाम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि पुट फॉरवर्ड की गई हैं इन ऑर्डर टू टेल अस और शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ आर्यंस, कि आर्यंस का घर कहां पे रहा होगा। अब जो भी सच बात हो, हमें तो ये थ्योरी पढ़नी थी, हमने पढ़ ली। एक यूरोपियन थ्योरी है, फिर सेंट्रल एशियन थ्योरी है, आर्टिक रीजन की थ्योरी है, तिब्बत थ्योरी है और इंडियन थ्योरी है। हर थ्योरी की आप एक एक दो दो पॉइंट याद रखना, अगर पेपर में आ जाता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं कि भैया व्हाट वाज द ओरिजिन या व्हाट वाज द होम ऑफ आर्यंस। अब अगर बात करें हमारे जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट या सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू है कि भैया जो आर्यंस के ऊपर वो ये है कि देयर वाज अ सीरीज ऑफ इंडो आर्यन माइग्रेशन। मतलब पैसे तो लोग बाग ये बोलते हैं कि जो हमारा हड़प्पन कल्चर था, हड़प्पन कल्चर समाप्ति ऐसे हुआ है कि भैया जो आर्यंस आए थे उन्होंने इन्वेजन किया था, मतलब एक तरीके से हमला करके इनको रिप्लेस कर दिया और खुद आके रहने लगे। पर जो ऐसा बोला जाता है कि भैया इसकी जगह क्या हुआ होगा कि जो इंडो आर्यंस है, जो इंडो आर्यंस मतलब आर्यंस जो आके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने लगे तो उनको इंडो आर्यन बोलने लगे। तो वहां पे ऐसा बोला जाता है कि इंडो आर्यन माइग्रेशन हुआ होगा और वो इमिग्रेंट्स हैं, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो इमिग्रेंट के तौर पे आए थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं माइग्रेशन के, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोनोवा कल्चर, जो कि सदर्न साइबेरिया में है। सदर्न साइबेरिया यानी जो साइबेरिया है वो रशिया का पार्ट है, तो वहां पे एक एंड्रोनोवा कल्चर है, ठीक है। और वहां से हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं कि भैया ये जो आर्यंस थे वो माइग्रेट करके यहाँ पे आके सेटल हुए थे। ये जो एंड्रोनोवा कल्चर था ये काफी फ्लरिश कर रहा था सेकेंड मिलीनियम यानी 2000 बीसी के आसपास। वहां पे किस तरफ, साइबेरियन रीजन में। जैसे जो आपका रशिया है, रशिया में साइबेरिया उसका जो सदर्न पोर्शन है, या फिर हिंदू कुश के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके ऊपर जाते हैं आप, तो ये वहां पे ये जो कल्चर था एंड्रोनोवा कल्चर वहां पे फ्लरिश कर रहा था। फिर वहां से लोगों ने क्या किया, मूव करना शुरू किया हिंदू कुश की तरफ। द एरिया इज नोन एज बैक्टीरिया मार्गियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, और फिर वहां से वो धीरे धीरे करके इंडिया में आए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं घोड़ों के, स्पोक्ड व्हील्स के, फायर कल्ट के और क्रीमेशन के, ठीक है। तो इन सारी चीजों के आधार पे हमें पता चलता है जो कि ये सारे जो एविडेंसेस हैं ये एविडेंस बिलोंग करते हैं 1900 बीसी से लेके 1500 बीसी तक के। ये सिमिलैरिटी रही कि मतलब जो एंड्रोनोवा कल्चर के लोग थे उनकी ये सामान जो हमें मिले, मतलब जो उनके वहां पे जो सामान मिले और जो हमारे यहाँ पे सामान मिले उनमें सिमिलैरिटी थी, और ये जो सामान है वो इस टाइम के बिलोंग करते थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि भैया ये वहां से आए होंगे। उसके अलावा इन आर्टिफैक्ट और ये जो आइटम यहाँ पे मेंशन किए हैं जैसे घोड़े, स्पोक्ड व्हील या फायर कल्ट या क्रीमेशन, इन सब के अलावा कुछ आर्टिफैक्ट और सेरेमिक भी मिलते हैं जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि इन लोगों ने मूवमेंट किया होगा सेंट्रल एशियन रीजन से लेके टू साउथ एशियन रीजन। मतलब वो उन्होंने कैसा, अगर हम आज का इंडिया की बात करें तो कुछ इंडिया, सॉरी ये डायग्राम अच्छा नहीं बनना है, एक बार दोबारा से बनाता हूं। हाँ ओके, तो ये आपका इंडिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये इंडिया है और यहाँ पे आपके हिंदू कुश वगैरह आ गए। यहाँ पे चले जाओ, ऊपर चले जाओ तो यहाँ पे आपका साइबेरिया रहा होगा। तो वो इस तरीके से ट्रेवल करते हुए आए होंगे। इस चीज का के ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट या एक्सेप्टेड व्यू है। यहाँ पे आप देख लो, अच्छा तो ये देख रहे हो ये इंडिया है, ये यहाँ पे हिंदू कुश वाला रीजन है, तो वो इस तरफ से ऐसे ट्रेवल करते हुए यहां से आए होंगे, ऐसा कुछ माना जाता है। अब जो अर्लीस्ट आर्यंस हुआ करते थे, जिनको हम लोग इंडो आर्यंस बोल रहे हैं, जिन्होंने ये वेदास को कंपोज किया, जिसको हम लोग वैदिक कल्चर बोल रहे हैं, तो जो ये अर्लीस्ट आर्यंस थे ये रहते थे सप्त सिंधु वाले एरिया में, लैंड ऑफ दी सप्त सिंधु। सिंधु इज दी रिवर पार एक्सीलेंस ऑफ दी आर्यंस, मतलब वो जो इंदस नदी है जिसको सिंधु नदी, इंदस नदी बोलते हैं हम लोग, तो ये उस एरिया में रहते थे, ठीक है। तो लिव्ड इन दी लैंड ऑफ दी सप्त सिंधु, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर यूज ऑफ हॉर्स चैरियट्स एंड सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी दे कुड एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल डोमिनेंस इन दी रीजन। मतलब ये वहां से ट्रेवल करते हुए आए, सप्त सिंधु वाले रीजन में रहते होंगे और ट्रेवल करते हुए आए, और ये अपनी डोमिनेंस कैसे स्थापित कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स चैरियट्स मिलते हैं, मतलब जो
रथ होते हैं वो मिलते हैं, और मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की रही होगी, जिसके कारण ये अपनी डोमिनेंस बना पाए। ये जो रीजन है सप्त सिंधु वाला रीजन है, वहां पे 7 नदियों को ये रिप्रेजेंट करता है। एक इंदस नदी जिसको सिंधु बोला गया है टेक्स्ट में, जो वेदास होते हैं उसमें, और 5 और उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, व्यास, चेनाब, रवि और सतलज। अगर हम ऋग्वेदा की बात करें तो झेलम को बोला गया है बतिस्ता, व्यास को बोला गया है विपासा, चेनाब को बोला गया है अस्किनी, रवि को बोला गया है पुरुषनी, और सतलज को बोला गया है सूताधरी। उसके अलावा ये 5 हो गई, और छठवीं है सरस्वती, जो कि मॉडर्न घग्गर हाकरा नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से ये 7 जो नदियां हैं उस रीजन को बोलते हैं सप्त सिंधु रीजन, विच कवर्ड मोस्टली द एरियाज ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का थोड़ा बहुत एरिया। अगर हम देखें जो ऋग्वेदा या किसी भी वेदास की बात करते हैं तो वहां पे यमुना और गंगा इनका बहुत ही कम मेंशन है, मतलब यमुना का सिर्फ 2 बार है और गंगा का सिर्फ 1 बार है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो ऋग्वेदिक आर्यंस रहे होंगे वो कभी भी गंगा यमुना वाले रीजन में कभी नहीं रहे, क्योंकि सप्त सिंधु का बार बार जिक्र किया है उन लोगों ने अपने वेदास में, ऋग्वेदा में स्पेशली। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि दीज आर द पीपल्स और द अर्लीस्ट आर्यंस लिव्ड इन द लैंड ऑफ सप्त सिंधु। क्लियर है भैया? तो अब ये इतना स्थापित कर चुके हैं हम लोग कि भैया वैदिक कल्चर कहां से शुरू हुआ, क्यों वैदिक कल्चर बोलते हैं, और फिर ये जो वेदास हैं उसे किसने कंपोज किया, इंडो आर्यंस ने किया। इंडो आर्यंस कौन है? एक लिंग्विस्टिक टर्म है, वो सारे लोग जो भैया यूरोपियन लैंग्वेज, जो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस हैं उस लैंग्वेज को बोलते थे, उनको इंडो आर्यन बोलने लगे। आर्यन शब्द का हम लोगों ने अभी मतलब देखा। आर्यन शब्द का मतलब होता है ऐसे लोग जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो। आर शब्द का मतलब होता है टू कल्टिवेट, है ना, या फिर किन्समैन। किन्समैन मतलब एक ही कुल के लोग, उनको आर्यंस बोलते हैं। अब बात करें भैया ये जो आर्यंस है वो आए कहां से, उनका ओरिजिनल घर क्या था, तो उसके लिए हमने 4-5 थ्योरी देख ली। उन थ्योरी के बाद फिर हमने देखा भैया कौन सा डोमिनेंट है, एक्सेप्टेड व्यू है। तो एक्सेप्टेड व्यू तो ये बोलता है आर्यनों ने जो हमला, जैसे एक थ्योरी में बोली जाती है कि आर्यन ने इन्वेशन किया था, तो इन्वेशन तो छोड़ो, ऐसा बोलते हैं कि भैया माइग्रेशन हुआ होगा। एक एंड्रोनोवा कल्चर था जो कि साउथ साइबेरियन रीजन में था, वो वहां पे 2nd मिलेनियम बीसी यानी 2000 बीसी में एग्जिस्ट करता था। वहां से ये लोग ट्रेवल करके आए और सप्त सिंधु वाले रीजन में रहने लगे। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। तो भैया इनकी अगर सेटलमेंट हो गया हो तो अब शुरू करते हैं अपना ऋग्वेदिक कल्चर। वैदिक कल्चर जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे पहले भी बताया। एक है अर्ली वैदिक और दूसरा है लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक कल्चर वो वाला कल्चर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेदा का कंपोजिशन हुआ था। ऋग्वेदा इज दी वेरी वेरी अर्लीस्ट ऑफ ऑल दी वेदास, यानी ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। वेदा क्या है? वेदास क्या चीज है? वेदास कुछ नहीं है, एक तरीके से फिलोसफिकल टीचिंग का कंपोजिशन समझ लो। ये समझ लो कि कहानियां हैं जो जिनके माध्यम से हमें कुछ पता चल रहा है। तो ये जो ऋग्वेदा या अर्ली वैदिक कल्चर है ये चलता है आपका 1500 से लेके 1000 बीसी तक। टाइमलाइन क्लियर हो गई? ठीक है भाई। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन कैसी थी भाई? जो वैदिक कॉर्पस यानी जो पूरा वेदास का जो पूरा कॉम्पोजिशन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली एंड लेटर। ठीक है। अब हाउएवर रिसेंटली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल क्रोनोलॉजी मोर कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन हैज बीन एडॉप्टेड। मतलब एक तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन किया अर्ली एंड लेटर वेदास, लेकिन अगर आप जब वेदास की इंटरनल क्रोनोलॉजी को देखो, मतलब कब कब उनको कंपोज किया गया है, तो उसके बेसिस पे और ज्यादा फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि जो पहला अर्ली वैदिक लिटरेचर है या जो ऋग्वेदिक कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो 1500 से 1000 बीसी वाला है, इस टाइम पे आपके ऋग्वेद संहिता, ठीक है, ऋग्वेद संहिता और कुछ अदर टेक्स्ट इसी फैमिली के डेवलप किए गए थे, तो इनको फैमिली बुक्स के नाम से भी जाना जाता है। दे आर कॉल्ड फैमिली बुक्स एज देयर कंपोजिशन इज एट्रीब्यूटेड टू द फैमिलीज ऑफ सर्टेन सीयर पोएट्स, जैसे कि विश्वामित्र, अत्रि, गृत्सामद, वशिष्ठ एंड भारद्वाज। तो ठीक है, अब यहां से आप क्या चीज याद रखोगे कि जो अर्ली वैदिक लिटरेचर था या ऋग्वेदिक कल्चर था, इसमें सिर्फ ऋग्वेदिक संहिता का कंपोजिशन हुआ था, और ऋग्वेदिक संहिता को हम लोग फैमिली बुक बोलते हैं। फैमिली बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन बुक्स में सिर्फ और सिर्फ कुछ बड़े बड़े पंडितों की, पोएटों की फैमिली के बारे में है। वो कौन से पोएट हैं? जैसे कि विश्वामित्र, अत्रि, गृत्समद और वशिष्ठ, भारद्वाज। दूसरे आते हैं लेटर वैदिक लिटरेचर पे, जो कि 1000 से लेके 500 बीसी में कंपोज हुए होंगे। तो इस टाइम पे जो ऋग्वेद आपका था, ऋग्वेदा था, उसकी कुछ बुक जैसे कि बुक नंबर 1, 8, 9 और 10 कंपोज की गई।
साम वेदा को कंपोज किया गया, यजुर्वेदा को किया गया, अथर्ववेदा को किया गया। उसके अलावा 4 वेदास हैं, हर एक वेदा के बाद फिर उन्हीं से रिलेटेड कुछ ब्रह्मनास हैं, कुछ अरण्यक्यास हैं और कुछ उपनिषद हैं। देखिए ब्रह्मनास क्या होते हैं, ब्रह्मनास में एक तरीके से सारी तरीके रिचुअल्स वगैरह को कैसे परफॉर्म करना है, कोई भी मंत्र जाप वगैरह करना है तो कैसे करना है, वो लिखा रहता है। अरण्यक्यास वो किताबें होती हैं जो कि लोग बागों ने जंगल में बैठ के लिखी थी, तो उनको अरण्य क्या मतलब होता है, फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट बुक होती है। और उपनिषद वो वाली बुक है जो कि एक गुरु अपने शिष्य को बिठा के देता था, तो उपनिषद हैं। ठीक है, तो ये सारी जो किताबें हैं इन सब का कंपोजिशन हुआ है लेटर वैदिक टाइम्स में। अब देखो एक क्लैरिटी हमेशा दिमाग में रखना कि जो ये वेदास होते हैं, वेदास पहले बुक नहीं थी, सिर्फ ये सेइंग थी, मतलब ये बोली जाती थी, ओरल ट्रेडिशन था। बाद में लोग बाबों ने क्या किया, जब वो लिखना सीख गए तो उन्होंने बाद में इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई, मतलब कुछ पत्तों पे कुछ किताबों में इनको लिख लिया, समझ गए। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं वेदा वेदा वेदा, बहुत शब्द सुन रहे हैं, तो वेदा का मतलब क्या होता है। वेद का अगर रूट वर्ड देखो तो वो है विद। विद का मतलब होता है टू नो या फिर नॉलेज। तो वेदास आर नथिंग बट दी नॉलेजेबल बुक्स। इनको स्टेटस दिया जाता है श्रुति का। देखो 2 टाइप, जितने भी हमारी ये एंशिएंट किताबें होती हैं उनको 2 चीज में लिखा जाता है। एक तो होती है श्रुति, मतलब 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, एक होती है श्रुति और दूसरी होती है स्मृति। श्रुति वो वाली होती है जिनको सिर्फ बोल के या सुन के पास ऑन किया गया है। They hold the status of Shruti which has been heard and have been transmitted orally for many centuries। मतलब 1 सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में इन्होंने कैसे ट्रेवल किया है, इन वाली किताबों ने एक से दूसरों ने सुन के, और बाद में कोई जनरेशन आई उसने क्या किया, इन वेदास को लिख लिया। The earliest surviving manuscript belong to the 11th century। मतलब 11th सेंचुरी में जो किताब लिखी गई थी वही अभी तक सर्वाइव कर रही है, तो पता नहीं कब लिखी गई होंगी। देयर आर 4 वेदास और हर एक वेदा के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है संहिता, मतलब ओरिजिनल बुक, फिर होते हैं ब्रह्मनास, फिर होते हैं अरण्यक्या और फिर होते हैं उपनिषद। इस तरीके से हर एक वेदा की 4 किताबें ये आपको देखने को मिलती हैं। वेदा का मतलब होता है नॉलेज। ये श्रुति लिटरेचर में आती है, मतलब ऐसा लिटरेचर जिसको सिर्फ सुना जा सके। स्मृति लिटरेचर जिसको हम लोग मेमोराइज करके और लिख देते हैं, सो दैट इज स्मृति। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। ये आपके वेदास हैं, तो 4 टोटल वेदास होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर और चौथा अथर्व। अब एक एक करके सारे वेदास के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेदा जो है इसमें टोटल 1028 हिम्स है। हिम्स एक तरीके से ये कह लो प्रेयर्स टाइप की हैं। जैसे अगर आप खाना खा रहे हो तो उसके बाद क्या प्रे करोगे, अगर आपको पढ़ाई में अच्छा होना है तो आप कौन सा मंत्र करोगे, है ना, या फिर तो हर चीज के लिए हिम्स है। तो टोटल कितनी हिम्स है, 1028 हिम्स। इन हिम्स को डिवाइड किया गया है 10 मंडल्स में। 10 मंडल यानी ऋग्वेदा एक तरीके से समझ लो एक कोर्स है। इस कोर्स की 10 किताबें हैं, 10 बुक्स हैं, तो इनको क्या बोला गया है, मंडल्स। और जो ये ऋग्वेदा है ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है, सबसे पहले इसी को कंपोज किया गया था। और ये जो ऋग्वेदा है इसमें डिपिक्ट की गई है अर्ली वैदिक पीपल जो इंडिया में थे उनकी लाइफ कैसी थी। ऋग्वेदा को यूनेस्को का जो लिस्ट ऑफ लिटरेचर जो मेंटेन करते हैं उसका दर्जा मिल रखा है, यानी ये वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज है। अगर हम बात करें ऋग्वेदा में जो हमारी 2 से लेके 7 तक की जो मंडल्स हैं यानी किताबें हैं, 2 से लेके 7 तक के जो मंडल्स हैं उनको फैमिली बुक, स्पेशली उनको फैमिली बुक बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ ऋषिज या कुछ शेयर्स यानी जो संत महात्मा होते हैं उनकी फैमिली से डील करती हैं। मंडल 8 जो है वो कन्वा फैमिली से डील करती है। मंडल 9 जो है उसमें सोमा एक तरीके से जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होती है उसको बोला जाता है। तो जो मंडल 9 है वो सोमा यानी दारू से रिलेटेड उसमें मंत्र जाप हैं। और जो मंडल 1 और 10 है ये सबसे आखिरी में ऐड किए गए हैं। मंडल 1 एंड 10 यानी जो बुक नंबर 1 और बुक नंबर 10 है वो सबसे आखिरी में ऐड किए गए हैं। और इसमें है आपका पुरुषुक्ता हिम, जो कि चारों कौन सा हिम, पुरुषुक्ता हिम, जो कि चारों वर्णास यानी जो आपके क्षत्रिय, ब्राह्मण और ये शूद्र वगैरह होते हैं ना उसको एक्सप्लेन करता है। क्लियर है। ऋग्वेदा जो प्रीस्ट रिलेटेड है ऋग्वेदा से उनको बोलते थे कोटरी और मोटरी। ठीक है, तो याद रखना प्रीस्ट रिलेटेड टू दी ऋग्वेदा आर कोटरी और मोटरी, जो भी शब्द हो
तो अगर पेपर में अब आ जाए कि भैया कोटरी या मोटरी का मतलब क्या है, तो दीज आर दी ऋग्वेदिक प्रीस्ट। उसके अलावा ऋग्वेदा से रिलेटेड एक उपवेद भी है जिसका नाम है आयुर्वेद। उपवेद का मतलब क्या होता है अभी आएगा, तो वहां पे बात करेंगे। ओनली सर्वाइविंग रिसेंशन ऑफ द ऋग्वेदा इज शाकल शाक, शाकला शाक, सखाया साखा, ठीक है, शाखला शाक, ये सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, बाकी सब तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज याद रखना ऋग्वेदा टोटल ये इसमें 10 मंडल्स हैं। 10 मंडल्स में अगर हम बात करें तो 2 से लेकर 7 को फैमिली बुक्स बोलते हैं, 8वीं वाली कन्वा फैमिली से रिलेटेड है, 9th मंडल में सोमा हिम्स है, और मंडल 1 और 10 में है आपका पुरुषोक्ता हिम, जो कि 4 वर्णास को डिस्क्राइब करती है। जो प्रीस्ट है ऋग्वेदा से रिलेटेड उनको कोटरी या मोटरी बोलते हैं, और ऋग्वेदा का जो उपवेद है उसको आयुर्वेद बोलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड वेद की, दैट इज समावेद। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेदा में तो सारे मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन उन मंत्रों को कैसे गाना है, कैसे मतलब एक तरीके से कैसे उनको परफॉर्म करना है, कैसे गाएंगे उनको, एक तरीके से पोएटिक बारे में बताया गया है। तो देखिए समावेदा इज द कलेक्शन ऑफ द वर्सेस, वो सारे जो वर्सेस जो कि ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं बट अरेंज ना पोएटिक फॉर्म, कि पहले इसको गाओ फिर इसको गाओ, जैसे बोलते नहीं है ओम को ऐसे करना है, या फिर जितने भी आप गायत्री मंत्र वगैरह है ना, तो इसको एक पर्टिकुलर टोन में ही पढ़ते हो, तो ये सब कुछ सामवेदा में लिखा हुआ है। इट इज द कलेक्शन ऑफ 1810 मेलोडीज। तो याद रखना, जैसे वहां पे कितनी हिम थी 1028, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सामवेद में कितनी मेलोडीज है 1810 मेलोडीज है। और ऑल्सो कंटेन दी फेमस ध्रुपद राग। जब आपने अगर आर्ट एंड कल्चर वाली सीरीज देखी होगी तो वहां पे मैंने आपको वो जो म्यूजिक वाला लेक्चर है ना, सिंगिंग वाला जो लेक्चर है, वहां पे मैंने बताया था ध्रुपद राग के बारे में। तो इसमें जो ध्रुपद राग है उसके बारे में भी वर्णन किया गया है, जिसको तानसेन ने रिवाइव किया था, तानसेन जिसको गाते थे। सामवेदा से जुड़ा हुआ जो उपवेद है उसको बोलते हैं गंधर्व वेद। अगर हम बात करें रिसेंशन यानी एक तरीके से जैसे इनके बहुत ज्यादा शाखास रही होंगी, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं आप किस शाखा से बिलोंग करते हो, तो इसकी जो अगर हम बात करें शाखा की, सामवेदा की शाखा की, तो एक है कौथुम, दूसरा है जामनीय, और तीसरा है रनायनीय। प्लीज याद रखना, कौथुम, जामनीय एंड रनायनीय। तो ये सामवेदा के क्या है, उपवेद है, सॉरी उपवेद बोलो, शाखास हैं। और अगर सामवेदा का उपवेद की बात करें तो दैट इज गंधर्व वेद। जैसे ऋग्वेदा का जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद, और जो उसका सर्वाइविंग शाखा है उसके बारे में हमने अभी देखा था, उसका नाम है शाकल शाखा। ठीक है, यजुर्वेद पे आते हैं। यजुर्वेद में क्या दिया गया है कि जो भी आप सेक्रीफाइसेस वगैरह करते हो, एक तरीके से जो यजुर्वेद है वो सेक्रीफाइसेस को आउटलाइन करता है कि अगर मान लो आपको एकदम बहुत बड़ा राजा बनना है तो आप क्या सेक्रीफाइसेस करोगे, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो किस टाइप का सेक्रीफाइस करोगे और उसे कैसे करोगे। तो यजुर्वेदा डील्स विद द प्रोसीजर, कैसे करना है और कौन सा करना है, तो प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। यजुर्वेद को 2 वेद में डिवाइड किया गया है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको व्हाइट यजुर्वेद भी बोलते हैं या वज्र सैन्य भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ मंत्र हैं। इट कंटेन्स दी मध्यान्ह दीना एंड कन्वा रिसेंशंस, यानी जो इसकी शाखास हैं वो कौन कौन सी है, मध्यान्ह दीना और कन्वा रिसेंशंस। बाकी अगर यजुर्वेद की बात करें, जो दूसरा वाला है कृष्ण यजुर्वेद या ब्लैक यजुर्वेद, तो इसमें मंत्रास भी हैं और कहानियां भी हैं। मतलब वो मंत्र कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसकी क्या कहानी है, क्या कारण है कि उसी मंत्र को हमें गाना है, तो वो कहानियां भी लिखी हुई हैं। इट कंटेन्स दी कथा का मैत्रेयानी तैत्तिरीय कपिस्थला रिसेंशन, यानी जो इसकी शाखास है वो कौन कौन सी है, कथा का, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय और जो आखिरी वाला है दैट इज कपिस्थला। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको बोलते हैं धनुर्वेद। क्या बोलते हैं, धनुर्वेद। तो तीनों के हमें उपवेद याद हो गए हैं। अब ऋग्वेदा का है आयुर्वेद, फिर उसके बाद सामवेदा का है गंधर्व वेद, और अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो दैट इज धनुर्वेद। ठीक है, और इनकी शाखास को भी याद रखना। जैसे यजुर्वेद में जो 2 हैं, एक है शुक्ल और दूसरा है कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद के जो शाखास हैं वो है मध्य दीना एंड कन्वा।
उसके अलावा अगर कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो उसके जो रिसेंशन यानी शाखास हैं वो है कथाका, मैत्रियानी, तैत्तरीया एंड कपिस्थाला। क्लियर हो गया। चौथे पे आते हैं, अथर्ववेद पे आते हैं। अथर्ववेद जादू मंत्र से रिलेटेड है। अथर्ववेद में क्या है, मैजिक स्पेल्स हैं और चार्म्स हैं, मतलब इन मंत्र को गाओगे तो जैसे गायब हो गए, काला जादू कर रहे हो, ये सारी चीजें अथर्ववेद में हैं। उसके अलावा अगर मान लो कोई कहीं पे भूत आ गया तो उस भूत को भगाने के लिए कोई मंत्र वगैरह पढ़ते हैं ना, आवरा का डावरा टाइप्स, तो वो अथर्ववेद में ही है। अथर्ववेद का ए यानी आवरा, इससे याद कर लो कि अथर्ववेद में आवरा का डावरा यानी जादू कर रहे हो, तो इविल स्पिरिट या डिसीज वगैरह को ठीक करने के मंत्र जाप वगैरह हैं। अथर्ववेद सबसे लास्ट वेद है और ऐसा बोला जाता है कि भैया ये नॉन आर्यन वर्क है। ठीक है, बोला जाता है, ऐसा माना जाता है या नहीं है वो नहीं पता। इसको 20 खंड में डिवाइड किया गया है। खंड बोलते हैं ना, तो इसके 20 खंड है और टोटल इसमें 711 हिम्स हैं, 711 मंत्र हैं। तो इसके अलावा इसका अगर हम ब्रह्मना की अगर बात करें, इससे जो एसोसिएटेड ब्रह्मना है दैट इज गोपथ ब्रह्मना। इसके अगर हम शाखास की बात करें तो वो है सौनाका एंड पियापलादा। सौनाका एंड पैपालाद, ये दो शाखास हैं अथर्ववेद की। उपवेद की बात करें तो शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद का ही उपवेद है। ठीक है, तो सारे हमारे उपवेद भी अब हमें क्लियर हो गए। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, और तीसरा था आपका धनुर्वेद एंड चौथा है शिल्प वेद। आगे चलते हैं, ब्रह्मनास किसको कहते हैं। तो अभी हमें यह समझ में आ गया, देखिए संहिता में समझ में आ गया, 4 संहिता थे यानी ऋग्वेद, ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर आपका अथर्ववेद, ये समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं ब्रह्मनास की। ब्रह्मनास में रूल लिखे हुए हैं कि एक तरीके से रूल किस चीज के, कि अगर कोई पर्टिकुलर सेरेमनी कर रहे हो तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि पहले आप जल चढ़ाओगे, फिर मंत्र पढ़ोगे, फिर उसमें टीका लगाओगे या जो भी है, तो उसमें रूल्स लिखे हुए हैं ब्रह्मनास में कि इस तरीके से ये चीज करनी है। ठीक है, दे हाउएवर एक्सप्लेन दी हिम्स ऑफ द वेदास इन एन ऑर्थोडॉक्स मैनर। उसके अलावा एक तो रूल्स लिखे हुए हैं कि किसी भी सैक्रिफिशियल जो सेरेमनीज होती हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है। दूसरी ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि भैया जो ये आप मंत्र गा रहे हो उस मंत्र को क्यों गा रहे हो, क्यों बोल रहे हो आप। हर वेदा के साथ कुछ ब्रह्मनास एसोसिएटेड होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सतपथ ब्रह्मना की, तो ये यजुर्वेद से एसोसिएटेड है, यजुर्वेद से, और इसमें कम से कम 100 सेक्रेड पाथ्स वगैरह के बारे में बताया गया है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से याद कर लेना, और इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी जब आप क्विज को अटेम्प्ट करोगे तो वहां पे भी मैं इसके क्वेश्चंस डाल दूंगा कि भैया ऋग्वेद से एसोसिएटेड कौन सा ब्रह्मना है, या फिर यजुर्वेद से एसोसिएटेड कौन सा ब्रह्मना है। यहाँ पे यजुर्वेद वाला तो मेंशन है, बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी करना। अरण्यक्यास की अगर हम लोग बात करें, अरण्यक्यास जैसा कि बोला ये फॉरेस्ट बुक होती है, कि जो इसमें ये शब्द है ना अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट यानी जंगल, तो ये जंगल बुक्स हैं, फॉरेस्ट बुक्स हैं। ये नॉर्मली ऐसे साधुओं के द्वारा लिखी गई थी जो जंगलों में रहते थे। ये डील करती हैं जादू टोना यानी मिस्टिसिज्म के साथ, कि भैया आपको भगवान के दर्शन हो गए, तो वो उसको बोलते हैं मिस्टिसिज्म। ठीक है, और उसके अलावा फिलॉसफी, जो आप बलि दे रहे हो तो उसको क्यों बलि नहीं देनी चाहिए आपको। ये इसके अलावा ये जो बुक्स है वो मेडिटेशन पे काफी एम्फेसिस करती हैं, और आप इनको समझ सकते हो कि पहले देखो वेदास आए, वेदास के बाद ब्रह्मनास आए, और ब्रह्मनास के बाद अगर कोई चीज आई होगी तो वो अरण्यक्यास आए हैं। इसके अलावा ये जो जितने भी रिचुअल्स होते हैं उनका फिलोसफिकल मीनिंग बताते हैं कि आप अगर ये रिचुअल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसके पीछे का क्या कारण है। अब बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद जो शब्द है उसका मतलब होता है टू सिट नियर समवन। तो ये वो वाली किताबें हैं जो कि कैसे कंपोज की गई होंगी, जब आपके गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपके इसके जो नोट्स बना रहे होंगे, तो जो आपके नोट्स होंगे उनको उपनिषद समझा जा सकता है। टोटल 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 13 सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। उपनिषद जो है वो डील करती है आत्मन, ब्रह्म, बोलते हैं ना ब्रह्मास्मि या फिर तत्व ब्रह्मास्मि। तो ये जो जितने भी शब्द हैं, बाकी जो लाइफ है, जीवन है, उसकी जो भी फिलॉसफी होती है, यूनिवर्स क्या है, आत्मा सेल्फ क्या है, बॉडी क्या है, सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, तो ये उस सारी फिलॉसफी से डील करती है। दे एम्फेसाइज दैट द नॉलेज ऑफ द सेल्फ
और आत्मा शुड बी एक्वायर्ड एंड दैट द रिलेशन बिटवीन दी आत्मा एंड दी ब्रह्म, मतलब जिसको परमात्मा और आपकी आत्मा, इंडिविजुअल आत्मा में क्या रिलेशन है, इन सबको डिस्क्राइब करते हैं उपनिषद। अब उपनिषद में कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद जो है जिसमें सत्यमेव जयते के बारे में भी लिखा हुआ है, इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल उपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किसमें है, मुंडक उपनिषद में है। ये यूपीएससी में ऑलरेडी पूछ लिया जा चुका है और काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। जो छंदोग उपनिषद है, छंदोग उपनिषद पहले 3 आश्रम्स के बारे में बताता है। जैसे आपने सुना होगा इंडियन जो लाइफ स्टाइल है या फिर जो वैदिक लाइफ स्टाइल है, उसमें जो आपकी लाइफ होती है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो इस तरीके से जो 3 आश्रम है स्टार्टिंग के, वो छंदोग उपनिषद में डिस्क्राइब किए गए हैं। उसके अलावा छंदोग उपनिषद में मैरिज के स्टाइल को भी डिस्क्राइब किया गया है, डिस्कस किया गया है। जैसे एक होती है अनुलोमा मैरिज स्टाइल। अनुलोमा मैरिज ये कहती है कि जब आदमी की अपने ही वर्णा में, जो उसका वर्णा है, अगर वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वर्णा में या अपने से छोटे वाले वर्णा में शादी होती है, उसको अनुलोमा मैरिज बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड और कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज था वैदिक सोसाइटी में। प्रतिलोमा मैरिज को उन लोगों ने डिस्क्राइब किया जब किसी भी लड़की की जो शादी है वो अपने से छोटे वर्णा में हो जाए। मतलब देखो, मैन किससे शादी कर रहा है, या तो अपने ही वर्णा में शादी करेगा या अपने से नीचे वाले में। अगर उसने अपने से ऊपर वाले वर्णा की लड़की से शादी कर ली, यानी लड़की की शादी किससे हो रही है, उससे छोटे वाले वर्णा वाले इंसान से शादी हो रही है, तो ये वाली जो शादी है इसको सैंक्शन नहीं करते हैं वेदास मना करते हैं कि अपने से छोटे वाले वर्णा में शादी नहीं करनी चाहिए। और ये जो प्रतिलोमा वाले फॉर्म ऑफ मैरिज है ये काफी रेयर था। ठीक है, तो अनुलोमा प्रेफर्ड एंड प्रतिलोमा लेस प्रेफर्ड। ये यहाँ पे कुछ मंत्र लिखा हुआ है जो वेदास में मेंशन है। अब बात करते हैं कुछ और टेक्स्ट के बारे में। जैसे एक है वेदांता। वेदांता का मतलब क्या है? वेदांता का मतलब होता है कि एंड ऑफ वेदास। तो ये वो वाली बुक्स हैं जो वेदास की खत्म होने के बाद आती हैं। एक तरीके से ये आप ये समझ लीजिए, इसको अपेंडिक्स कह लीजिए, मतलब बाद में जोड़ा गया है, जो कि वेदास के एंड को दिखाती है। मतलब वो ये बताती हैं कि जो वेदास है उनका फाइनल एम क्या है। उसके अलावा वेदांता की जो ये किताबें हैं, कंपोजिशंस है, ये सैक्रिफाइसेस या सेरेमनीज को कंडेम करती हैं और ये वैदिक पीरियड के सबसे आखिरी टाइम में लिखी गई होंगी। ये वो किताबें हैं वेदांता। वेदंगास भी हैं कुछ। वेदंगास को हम बोलते हैं एक तरीके से वेदा के लिम्स का मतलब क्या हो गया कि वेदास को कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वेदा की किताबें हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, आपके पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब लेकिन ये तो आ गए, अब इनको पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे है, ठीक है ना, इनको समझना कैसे है। जैसे आज तो आपको पता है कि भैया आई एम अ बॉय, तो इसकी ग्रामर आपको समझ में आती है कि एम लगाना है या फिर आर लगाना है, तो ठीक है, तो उसकी ग्रामर क्या है ये कैसे समझे हम, तो या फिर इस बॉय का मतलब क्या है, तो यानी हम डिक्शनरी को रेफर करते हैं। तो सिमिलरली वेदास को समझने के लिए वेदंगा का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम लिम्स ऑफ वेदास भी बोलते हैं। ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है, ये मदद करते हैं कि वेदास को कैसे याद करना है और कैसे समझना है। इनको हम श्रुति नहीं बोल सकते। श्रुति कौन से टेक्स्ट होते हैं? जिनको ओरली ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। इनको हम श्रुति क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये ह्यूमन ओरिजिन के हैं, मतलब ये हम लोगों ने बनाए हैं। वेदास को जनरली ऐसा माना जाता है कि वेदास जो है वो भगवान ने कंपोज किए हैं, ऐसी बस मान्यताएं हैं, ठीक है। लेकिन ये जो श्रुतिज एज however they do not qualify as shruti as they are considered of human origin and are written in the form of sutras. Sutras are very short condensed statement that are used to express various ideas. ठीक है, तो 6 सूत्र होते हैं, जैसे कि एक होता है शिक्षा, जिसका मतलब होता है फोनेटिक्स, बोलना कैसे है। कल्प यानी रिचुअलिस्टिक साइंस की कैसे करना है। एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष, फिर है ग्रामर व्याकरण, एटाइमोलॉजी निरुक्ता और मैट्रिक्स से छंद। तो ये 6 सूत्रास होते हैं, यानी वेदंगास में को इन सूत्र के फॉर्म्स में लिखा गया है, ठीक है। और सूत्र क्या होते हैं? छोटे छोटे कंडेंस्ड स्टेटमेंट होते हैं जो कि अलग अलग आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब ये यहाँ पे जो कल्प सूत्र बता रहा था, रिचुअलिस्टिक साइंस वाला जो एक सूत्र होता है, इसको आप फर्दर डिवाइड किया जा सकता है श्रुता सूत्र में, गृहा सूत्र में एंड धर्म सूत्र में। जो श्रुता सूत्र है ये जो मेनली डील करता है वैदिक सैक्रिफाइसेस से,
दैट रिक्वायर्स 3 और मोर फायर्स। गृहा सूत्र जो है कंसर्न विद द कंपैरेटिवली सिंपलर डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस से, एंड जो धर्म सूत्र है वो रिचुअल्स के साथ आपकी जो ड्यूटीज है उनके साथ डील करता है। जैसे कि मैंने बताया जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र जो है वो आपकी रिचुअलिस्टिक, कि आपको जितने भी आप रिचुअल्स करते हैं वो कैसे करते हैं, तो उसी में जो कल्प सूत्र का जो पहला पार्ट है श्रुता सूत्र, वो डील करता है स्पेशली वैदिक सैक्रिफाइसेस से। गृहा सूत्र घर में जो आप मंत्र जाप वगैरह करते हो, रिचुअल्स करते हो, उनसे डील करता है। और तीसरा जो है धर्म सूत्र, वो रिचुअल धर्म वगैरह से डील करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नाउ टॉकिंग ऑफ पुराण्स। पुराण क्या है, तो अब हमें वेदांता समझ में आ गया और वेदंगा समझ में आ गया। पुराण्स क्या होते हैं, पुराण का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, पुराना या पुराण यानी ओल्ड होता है जिसका मतलब। ये क्या है, सेक्ट के लिटरेचर है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्ट रहा होगा तो दे वर दी रिलीजियस सेक्टेरियन लिटरेचर ऑफ लेटर टाइम्स। मतलब सबसे पहले वेदास आ गए, वेदास के बाद उसकी वो चारों टाइप की किताबें आ गई आपके, ब्रह्मणा संहिता और व्हाट नॉट, है ना, ब्रह्मणा, अरण्यकास, उपनिषद। उसके बाद आपके भाई वो आने के बाद वेदांत और वेदंगा हम लोगों ने देख लिए। फिर जो पुराण है, पुराण तो बहुत बाद में आए, मतलब वैदिक कल्चर खत्म हो गया, महाजनपदा का पीरियड आ गया, फिर गुप्ता एज वगैरह आ गई, तो गुप्ता एज के दौरान लिखे गए किताबों को पुराण बोला गया। पर भले ही ये हमारे ह्यूमन ओरिजिन की है, लेकिन इसमें एक खास बात यह कि दे हैव दी वेल डिफाइंड परसेप्शन ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन। मतलब पास्ट में कैसा रहा होगा, कैसी चीजें रही होंगी, वैदिक कल्चर में क्या रहा होगा, उसका इनके पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ मेंशन किया गया है। दे रिफ्लेक्ट द ब्राह्मणिकल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज, एंड ऑल्सो दे शेड लाइट ऑन द इमरजेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसीलिए पुराण काफी प्रोमिनेंट मानी जाती हैं। अभी आपको पता चलेगा पुराण किसको कहते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पुराण है वो जो है वो 5 टॉपिकों से डिस्कस करती हैं, 5 टॉपिक। और ये जो 5 टॉपिक का स्पेन है वो 4 एजेस या 4 युग से है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड काली युग। तो किन 5 इवेंटों से ये डील करती हैं। पहला जो है वो है सर्ग, सर्ग का मतलब होता है क्रिएशन। दूसरा है प्रतिसर्ग जिसका मतलब होता है रिक्रिएशन। फिर है मानव तारास जो है वेरियस, जैसे मानूस आते हैं, आपने सुना होगा ना, मनु आए और मनु ने फिर स्टार्ट किया, तो ये मनु वाला हो गया। चौथा है बमसा यानी जीनियोलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज। एंड फिफ्थ जो है, फिफ्थ टॉपिक जिससे ये डील करते हैं आपके पुराण, दैट इज वंश अनुचरित्र, यानी जो रॉयल डायनेस्टीज हैं उनके टेक्स्ट, तो उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो याद रखना जो पुराण है वो 5 टॉपिक से डील करते हैं, और ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये 4 स्पेन में फैले हुए हैं। जो 4 युग होते हैं ना, अपन बोलते हैं पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर काली युग। तो सतयुग में क्रिएशन शुरू होता है, काली युग में आके पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, प्रतिसर्ग, सर्गा मतलब फिर दोबारा से रिक्रिएशन शुरू होता है। और हर बार जब क्रिएशन होता है तो हर एक बार, हर एक युग में एक नया मनु आते हैं, जो मनु भगवान जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो वो आते हैं और फिर से पूरे अर्थ का विस्तार होना शुरू होता है। और उसके अलावा कौन कौन से भगवान हैं, कैसे भगवान हैं, कौन से ऋषिज हैं, तो उसको हम लोग वंश के नाम से जानते हैं। क्या, किसके नाम से, वंश। कौन सा वंश आया है ना, जैसे बोलते हैं ना, ये अपने राम भगवान है, तो ये किस वंश से बिलोंग करते थे, इक्ष्वाकु वंश से, इक्ष्वाकु वंश। तो ये इसमें एक तरीके से जो भगवानों के जो वंश हैं उनके बारे में बात की जाती है। और जो वंश अनुचरित्र जो है, वंश अनुचरित्र वो रॉयल डायनेस्टीज के वंश से डील करता है। जैसे कि सूर्यवंशी जो बोलते हैं कि हम सन से आए हैं, जो अपने आप को सन का ऐसे अपने आप को मानते हैं। चंद्रवंशी जो अपने आप को डिसेंट मानते हैं मून का। ट्रेडिशनली पुराण जो है कंपोज बाय दी व्यास, ऐसा माना गया है जो पुराण है उनको कंपोज किया गया है महर्षि व्यास के द्वारा। और ऐसा भी माना जाता है कि जो 4 युग हैं उनको मिला के बनता है एक महायुग, फिर 1000 महायुग को मिला के बनता है एक कल्प, और फिर उसके बाद हर एक कल्प को 14 मानव तारास में डिवाइड किया गया है। यानी 14 मानव तारास, यानी जो अभी मैं आपको बात कर रहा था ना, मनु आते हैं, मतलब जो मनु भगवान है जिनके बाद अर्थ की पूरी शुरुआत होती है, तो कैसे होती है, कब आते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए ये जो 4 युग थे, इन 4 युगों को मिला दो तो बन जाता है महायुग। फिर इन 1000 महायुगों को मिला दो, एक बनता है कल्प। अब इन कल्पों को जब हम डिवाइड करते हैं 14 पार्ट में, तो हर एक यूनिट को बोलेंगे हम लोग मानव
तारास, जिसमें अपने मनु यानी जिसके ऊपर कौन राज करते हैं, मनु भगवान। एंड ईच योग इज पीरियोडिकली डिस्ट्रॉयड एंड अगेन इज रिक्रिएटेड। फाइन। उसके अलावा पुराण को 18 महापुराण में डिवाइड किया गया है, जैसे कि विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, भगवत पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, बारह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्मा पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण। तो ये 18 पुराण हैं। उसके बाद कुछ उप पुराण यानी सेकेंडरी पुराण भी होते हैं। ठीक है, जो ये पुराण, जितने भी ये पुराण हैं, इनमें कुछ बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ बहुत अच्छी डायनेस्टीज के बारे में, जैसे कि हरण्यक्या डायनेस्टी, जहां जब हम महाजनपदास वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे ना, उसमें जब हम मगध एम्पायर पढ़ते हैं तो मगध एम्पायर की शुरुआत होती है हरण्यक्या डायनेस्टी से। शिशुनाग डायनेस्टी आती है, उसके बाद फिर नंद डायनेस्टी आती है, और फिर फाइनली मौर्याज आते हैं। मौर्याज के बाद सुंगाज आते हैं, और फिर गुप्तास। तो ये जितनी भी डायनेस्टीज हैं, ये आपके इनका वर्णन किसमें है, पुराण में ही इनके बारे में लिखा गया है। अब बात करते हैं धर्मशास्त्र के बारे में। धर्मशास्त्र ये संस्कृत के टेक्स्ट हैं, जिसमें धर्म यानी आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप राजा हो तो आपको कैसे काम करना है, अगर आप सिपाही हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक शूद्र हो तो आपको क्या करना है। तो इस तरीके से ये संस्कृत टेक्स्ट हैं, जिसमें आपका कोड ऑफ कंडक्ट लिखा गया है। राइटियस मॉरल लॉ विच इज इन कॉन्सोनेंस विद द यूनिवर्सल नेचुरल लॉ। धर्म ऑल्सो रेफर्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ पुरुषार्थ। हिंदुइज्म के हिसाब से इंसान के 4 पुरुषार्थ होते हैं। वो क्या है, आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आपके जो पुरुषार्थ हैं, लाइफ गोल्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए धर्म ऑल्सो रिफर्स टू दी फुलफिलमेंट ऑफ पुरुषार्थ यानी लाइफ गोल, जैसे कि धर्म राइटियस कंडक्ट, अर्थ यानी मटेरियल वेलबींग, काम यानी सेंसुअल प्लेजर, एंड मोक्ष यानी लिबरेशन। तो ये जो धर्मशास्त्र हैं, ये आपको मदद करते हैं आपके जो पुरुषार्थ हैं उनके फुलफिलमेंट में भी। धर्मशास्त्र को फर्दर सब डिवाइड किया गया है धर्म सूत्र में। धर्म सूत्र को कंपोज किया गया था 600 से लेकर 300 बीसी के अराउंड, एंड स्मृतिज जिनको कंपोज किया गया था 200 से लेकर 900 एडी तक, 200 बीसी से लेकर 900 एडी तक। दे रिकॉग्नाइज 3 सोर्सेस ऑफ धर्म, एक है वेदास, एक है स्मृति जिसको हम लोग रिमेंबर करते हैं, और तीसरे हैं आपके शिष्टाचार यानी गुड मैनरिज्म। A Persian dharma was dependent on many factors such as gender, marital status, varna and ashram। 4 वर्णास होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 वर्णा जैसे ब्रह्मा वर्णा, क्षत्रिय और वैश्य आर कंसीडर्ड एज द्विज। ऐसा माना जाता है ये ट्वाइस बॉर्न होते हैं, एज दे हैड द राइट टू द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी कंसीडर्ड अकिन टू द सेकंड बर्थ। मतलब जो लोग वो नहीं होते एक धागा पहनते हैं व्हाइट कलर का, तो उन सारे लोगों को द्विज बोला जाता है, और शूद्र जो हैं उनके ऊपर काफी डिसेबिलिटीज वगैरह होती हैं। 4 आश्रम से डील करते हैं जितने भी द्विज मेल होते हैं, मतलब जितने भी ये स्टार्टिंग के 3 वर्णा से बिलोंग करते हैं, वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास आश्रम। It is noted that different ashram stages were not followed rhetorically by all, ठीक है, एंड इट वॉज नॉट इवन एप्लीकेबल टू वुमेन एंड शूद्र। ये जो 4 आश्रम का कॉन्सेप्ट है, ना ही वो औरतों पे लागू होता है, ना ही शूद्रों पे लागू होता है। किस पे लागू होता है, द्विज पे। द्विज कौन होते हैं, द्विज मेल कौन होते हैं, ऐसे द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न। एक तो जब आप पैदा हुए तब, और जब आपने वो धागा पहना, जनेऊ हरण करते हैं ना, वो आपका सेकेंड जन्म मानते हैं। तो जो जनेऊ पहनते हैं, तो ये सिर्फ जो 4 आश्रम का कॉन्सेप्ट है, ये उन्हीं पे ही लागू होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास। फिर आते हैं, पुराण खत्म हो गए। पुराण के बाद हम लोगों ने बात की धर्मशास्त्र के बारे में। धर्मशास्त्र का हमने कारण जाना कि वो क्या काम करते हैं। धर्मशास्त्र को डिवाइड किया गया धर्म सूत्रास में, ठीक है। धर्म सूत्रास, एक तो है धर्म सूत्रास और फिर दूसरे हैं स्मृतिस में, ठीक है। और जो धर्म है वो 3 बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, एक तो वेद के बेसिस पे, एक स्मृति, और तीसरा शिष्टाचार के बेसिस पे। जो धर्म है वो आपके काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस वगैरह क्या है। उसके अलावा जो 4 वर्णास हैं, वो वर्णास आपको मैं बता चुका हूं, उसमें द्विज किसको बोलते हैं वो भी बता चुका हूं, और 4 आश्रम क्या है वो भी बता चुका हूं। ये जो आश्रम की स्टेजेस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था। अब धर्मशास्त्र हो गए, अब उसके बाद आते हैं एपिक्स, जिनको हम लोग बोलते हैं ना, 2 एपिक हैं, 2 संस्कृत एपिक, एक महाभारत और एक रामायण, जो आजकल कोविड के टाइम पे भी काफी टीवी पे आ रहा है। तो महाभारत और रामायण ये 2 एपिक हैं, जो कि ओरल फॉर्म में भी है और रिटर्न ट्रेडिशनल हिस्ट्री भी है इनकी। तो पुराण और एपिक में क्या लिंक है कि जो इनके हीरोज हैं, जो इनके क्लैन है, मतलब जो इनका समुदाय है
या जो इसमें मेन हीरो रहे हैं उनमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। यानी जो पुराण में वर्णन किया गया है और जो एपिक में लिखा गया है, ठीक है, उनमें काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि जो इसके जो क्लैंस वगैरह है वो जो मनु भगवान आते हैं, अभी हम लोगों ने बात की थी हर एक कल्प के डिवीजन के बाद, तो ये मनु के डिसेंडेंट माने जाते हैं। दो एपिक्स हैं क्लियरली अवेयर ऑफ ईच अदर एज द महाभारत हैज द सेक्शन कॉल्ड रामोपाख्याय डिटेलिंग द स्टोरी ऑफ रामा एंड रामायण मेंशन दी कुरुज इन हस्तिनापुर और कुरु वगैरह का जो वर्णन है वो महाभारत में है, तो उसके बारे में रामायण में लिखा गया है और रामायण के बारे में महाभारत में लिखा गया है। तो यानी ऐसा है कि दोनों एपिक एक दूसरे के बारे में अवेयर थी, दोनों एक दूसरे का वर्णन करती हैं। बट अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण में महाभारत के वॉर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। क्लियर हो गया? तो ये दोनों के फोटोज हो गए। यहाँ पे रामायण और महाभारत के बारे में कंपैरिजन है। ये जो कंपैरिजन चलता है इसके बारे में भी जल्दी से देख लेते हैं क्या है कंपैरिजन। जो महाभारत है इसको ऐसा बोला जाता है ये 400 बीसी से लेके 400 एडी के बीच में कहीं कभी के दौरान कंपोज किया गया होगा, और जो रामायण है वो 400 बीसी से लेके 300। तो दोनों का ही जो आप टाइम पीरियड देख रहे हो समवॉट सिमिलर जैसा ही है। महाभारत को कंपोज किया गया था वेद व्यास के द्वारा, और महाभारत में टोटल 18 बुक्स हैं और कम से कम 1 लाख वर्सेस हैं। जबकि रामायण जो है इसको आदि काव्य माना गया है, आदि काव्य, फर्स्ट कॉन्शियस पोएट्री, और ये कंपोज किया गया वाल्मीकि द्वारा। इसके 7 खंड हैं और 24,000 वर्सेस हैं इसमें। कितने? 24,000 वर्सेस। तो जो महाभारत है ये काफी बड़ी है इन कंपैरिजन टू रामायण, और जो रामायण है इट इज मच शॉर्टर देन दी महाभारत। भले ही डिस्पाइट ये जो आपकी रामायण है वो बाद में लिखी गई थी। उसके अलावा जो महाभारत है, ऐसा बोला जाता है कि जो ये महाभारत की लड़ाई हुई होगी ये द्वापर युग में हुई होगी, लेकिन हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं कि जो इवेंट हैं या सोशल कैरेक्टर हैं वो जो रिप्रेजेंट करते हैं वो अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में दिखाते हैं देन दी रामायण। जैसे महाभारत की सेटिंग जो है वो इंडो गंगेटिक प्लेन में है, गंगा वैली में है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भैया ये जो इसमें लाइफ वगैरह दिखाई गई है महाभारत में वो लेटर सेटिंग मतलब बाद की बारे में है। जबकि जो रामायण में राम के बारे में वर्णन किया गया है वो त्रेता युग के हैं, और जो रामायण की सेटिंग है वो मिडिल गंगा रीजन की है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी काफी पॉलिश्ड है। कॉन्सेप्ट जो है वो लेटर सोसाइटी से एसोसिएटेड है। तो ये थोड़ा सा हो गया, आपका कंपैरिजन भी हो गया। तो इसी के साथ ये जो आपका पहला वाला पार्ट है ये आज अपन यहां तक ही करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में सोशल लाइफ कैसी थी ऋग्वेद की उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसके माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे street0199@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, तस्वीदानिया।